जैसे मान लीजिए हमने किसी पॉइंट चार्ज को फ्री छोड़ा था, मतलब उसको फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फ्री छोड़ दिया, और हमने देखा कि उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसी भी चार्ज की, और उसमें इस तरह से पॉइंट चार्ज मूव कर रहा था, लिखा हुआ है ना उससे फ्री कर दो। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब हम इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दी, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को पी ले लें तो इसे हम बोलेंगे ईपी। अगर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे जो है, अगर हमें इस पॉइंट पे जो है, अगर ये मान लीजिए पॉइंट क्यू है, और इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो यहाँ पे आप टेंजेंट खींच दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। कुल मिला के हमें जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, उस कर्व पे हम क्या एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कर्व डायरेक्शन नहीं होती है, कर्व तो पॉइंट के चलने की डायरेक्शन होती है, कर्व तो पॉजिटिव जो चार्ज है उसको चलने की डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ठीक है, और यहाँ पे कोई आप टेस्ट चार्ज लेके आए, कोई क्यू नॉट लेके आए, वो किस पाथ पे चलेगा, वो ये पाथ है ये, लेकिन उस पर्टिकुलर पाथ पे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए उस पाथ पे हम टेंजेंट खींच देंगे उस पॉइंट पे, तो वो डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग यही सोच लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ये फील्ड लाइन है यही डायरेक्शन है, नहीं, आप उस फील्ड लाइन पे उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट है, ऐसी सीधी है, तो फिर इसमें हमें टेंजेंट और लाइन दोनों कॉन्साइड कर जाएंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में यही रहेगी हर पॉइंट पे। ठीक है, समझ गए बात को? ये तो हो गई फील्ड लाइन क्या होती है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगली हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसकी क्या प्रॉपर्टी है इसे देखते हैं। तो लिखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लिखिए, द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस, द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस, स्मूथ कर्व without any break, विदाउट एनी ब्रेक्स, मतलब बिना किसी टूटे के क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है। दूसरा लिखिए, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस, ये हमने बताया था, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, एंड एट नेगेटिव चार्जेस। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, प्लस चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज होगी तो फील्ड लाइंस अंदर की साइड होंगी, ये फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, अंदर होंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, ये सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को, ये पहले भी समझाया हुआ है हमने। इसके बाद लिखिए, they cannot form closed loop
closed loops if there is a single charge ठीक है, single charge, then the line of force will start or end at infinity। ये एक ही चीज है, देखिए जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये कभी क्लोज लूप, भाई सिंगल अगर चार्ज है आपका तो कभी क्लोज लूप नहीं बना सकते। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज लाइन है ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, और जब नेगेटिव चार्ज है इस पे लाइन आ रही है टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज तो हमें मानते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है, इसलिए उसने लिखा हुआ है अगर सिंगल चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स या तो इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएंगी या फिर वहां से शुरू होंगी। ये देखिए ये वाली लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, ये जो नेगेटिवली चार्ज वाली लाइन है, और पॉजिटिवली वाली चार्ज वाली लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रही है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। हाँ सर, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट लीजिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए। The tangent to a line, the tangent to a line, the tangent to a line of force at any point gives the direction, ये हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, gives the direction of electric field at that point। ठीक है, ये वाला मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टार बना लीजिए, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। No two lines of force can cross each other। देखिए इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ये है और मान लीजिए मैंने कहा दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे है, ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये ऐसे कभी नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और एक ये होगी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी, एक ये और एक ये, यानी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम इसे देते हैं कि क्या रीजन इसका देते हैं। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इसे नोट करिए फिर रीजन लिखिए क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखिए रीजन क्या लिखिए, if they intersect then there will be two tangents at the point of intersection and hence
two directions of the electric field at the same point, मतलब एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, which is not possible, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक फील्ड में, अगर कोई फील्ड है तो उस फील्ड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये आपको रीजन देना पड़ेगा, ये ग्राफ बना दीजिएगा आप। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब एग्जाम अब जितने ही पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट नंबर 5 है, देखिए जरा। द लाइन ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आर ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, और ऑलवेज नॉर्मल टू द surface of a conductor, normal to the surface of conductor on which the charge are in equilibrium, the charge in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी सरफेस है, ऐसी, ठीक है, ये सरफेस है, आई एम सेइंग दिस इज सरफेस, ये क्या है, एक सरफेस है। और मान लीजिए इस सरफेस पे हमने यहाँ पे इसे पॉजिटिवली चार्ज कर रखी है, इस सरफेस क्या कर रखी, पॉजिटिवली चार्ज, और हमने कहा ये कंडक्टिंग सरफेस है। कैसी सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, मतलब ये कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। तो इस सरफेस पे जब हम फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो अगर मैं इधर बात करता हूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा सरफेस से, अगर मैं इधर बात करता हूं तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। सरफेस से 90 डिग्री का मतलब है टेंजेंट से 90 डिग्री। अगर आप इधर बात करोगे तो ऐसे 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन बनाएगा हमेशा और बता दें आप लोग को। जैसे मान लीजिए ऐसे एक ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये क्या है, एक प्लस चार्ज है, तो कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हुई, ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे ऐसे सारी फील्ड लाइंस है, और इधर ऐसे निकलेंगी, ऐसे। ये सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, समझ गए। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी निकलेंगी नहीं, तो अंदर जब जाएंगी तो 90 डिग्री पे इंटर करेंगे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई कर्व है, ऐसे मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कोई, और ये नेगेटिवली चार्ज है, मान लीजिए कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो इनसाइड होंगी, लेकिन 90 डिग्री होंगी, इनसाइड इधर होंगी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, ध्यान रखा इन पे 1 मार्कर पूछे जाते हैं और बाहर नहीं आने दूंगा, गारंटी है हमारी। अगला पॉइंट लिखिए, द लाइन ऑफ फोर्स, द लाइन ऑफ फोर्स, the lines of force have a tendency to contract
to contract lengthwise this explain attraction between two unlike charges. देखिए इसमें क्या होता है, लेंथ वाइज इनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है अगर अपोजिटली चार्ज हो। कैसे? जैसे देखिए ये प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है, तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऐसे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से निकलेंगी ऐसे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगी, प्लस से निकलेंगी ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, और ये इधर ऐसे 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 यहाँ पे, तो नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी और पॉजिटिव से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये वाली लाइन इसके साथ मिल जाएगी यहाँ जाके ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया इनका। ये लाइन क्या हो रही है, आपस में मिल रही है, यहाँ समझिएगा आप लोग। जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, तो प्लस वाली लाइन जो है नेगेटिव वाली लाइन से क्या हो रही है, मिल जा रही है, तो मिल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए प्लस और माइनस क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड लाइन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक तरफ दूसरे में जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो प्लस वाला माइनस को घसीट लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो 7th वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे नोट करिए फट से। वाला पॉइंट, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड, उल्टा हो जाएगा, द लाइन्स ऑफ फोर्स having a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force this explain, क्या एक्सप्लेन करेगा ये बताइए, रिपल्सन between two similar charges, टू सिमिलर चार्जेस के बीच क्या शुरू कर देगा, रिपल्सन शुरू कर देगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो अब फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे रिपल करेंगे, ऐसे ये क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर बाहर की तरफ भाग रही है, ये क्या कर देंगे, इनको रिपल कर दिया ऐसे में, तो ये क्या कर गई, एक्सपेंड, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ये भाग रही है। ठीक है ना, ये अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, रिपल्सन हो रहा। ये समझ गए ना, ये क्या हो रही है, सारी लाइंस जैसे ऐसे जा रही थी, तो क्या हुआ, एक्सपेंड होने लग गई ऐसे। तो जब सिमिलर चार्ज होते हैं तो ये लाइन क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, इसलिए इनमें रिपल्सन होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता, डायग्राम यही रहता, बस इनकी डायरेक्शन बदल जाती, नेगेटिव के सिंपल डायग्राम यही रहता, पूरा डिट्टो डायग्राम यही रहता, बशर्ते इनकी डायरेक्शन अभी बाहर की तरफ है, फिर डायरेक्शन इनसाइड हो जाती, बस दैट्स इट। समझ गए ये बात, तो कोई डाउट इसमें? ये देखिएगा 8th वाला जो पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि 3rd वाले पॉइंट पे जाओ, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, इसे लिख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अगर फील्ड लाइंस जो है, अगर फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं तो उन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? उसे यूनिफॉर्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया, ये आपकी डिस्टेंस y है बीच की, तो ये भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट है। लेकिन आप एक बात देखिए, यहाँ पे बताइए y इज ग्रेटर देन x है या नहीं है? अभी का बताइए, y इज ग्रेटर देन x है। हाँ सर। और इस फील्ड को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड B कहूं और इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड A कहें, तो बताइए कौन सी फील्ड ज्यादा होगी? EA वाली फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या EB वाली फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसमें लिखा हुआ है क्लोज टुगेदर देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, फार अपार्ट द वीक फील्ड। तो बताइए कौन सी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है दोनों में से? रिलेटिवली बताना। हाँ जी, EA स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड। EA इज स्ट्रॉन्गर देन, EA इज स्ट्रॉन्गर देन EB। EA EB से क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तीनों पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बताइए क्या ये वाली फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये फील्ड ही नहीं है, क्योंकि क्लोज लूप बनाती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये फील्ड लाइंस ही नहीं है, नो फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस ही नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म तो मारो, लेकिन लोग क्या कर देते हैं, गलती से इसे यूनिफॉर्म कह देते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, कह देते यूनिफॉर्म। पहली बात तो फील्ड ही नहीं, यूनिफॉर्म की बात कहां से आ गई? तो ये जो सर्कुलर फील्ड है, ये सर्कुलर जैसी चीज ही नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये बात समझ गए? इसमें कोई डाउट? अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 9th वाला, लिखिए जरा उसमें क्या। देखिए 9th वाला, the lines of force do not pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero. Inside a charged conductor is zero. कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक ही सॉलिड चार्ज कंडक्टर है। कैसा है ये? सॉलिड। ये एक सॉलिड चार्ज कंडक्टर है। कैसा चार्ज कंडक्टर है? सॉलिड। अब देखिए पहली चीज, जब ये सॉलिड चार्ज कंडक्टर होता है, देखिए ये क्या है? सॉलिड चार्ज कंडक्टर है। मान लीजिए ये सॉलिड चार्ज कंडक्टर है। देखिए ये कंडक्टर सॉलिड है, मान लीजिए आयरन का बना हुआ है, सॉलिड चार्ज कंडक्टर। अगर आप इसको चार्ज भी करोगे ना, तो चार्ज हमेशा इसकी सरफेस पे रहता है। अगर इसे आप चार्ज भी करते हो तो चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा, चार्ज इसके अंदर जाता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कंडक्टर पे चार्ज, ये चीज हमने बहुत पहले ही बताई थी आपको।
कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पे रहता है, सरफेस के अंदर कभी नहीं जाता। तो जब इसके अंदर कभी नहीं जाएगा तो जो इसकी फील्ड लाइन होंगी कंडक्टर पे क्या होंगी, बाहर की साइड होंगी। सारी फील्ड लाइंस कहाँ की साइड होंगी, बाहर की साइड होंगी। अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी। और कंडक्टर है तो ये सारी की सारी फील्ड लाइन 90 डिग्री पे भी होंगी, ठीक है, सारी की सारी फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है। इसीलिए कहा जाता है जब रेनिंग हो, जब आपकी बारिश हो रही हो, रेनी सीजन हो, तो उस टाइम पे आप अपनी कार को बंद करके रखें। जब ऊपर लाइटनिंग हो रही हो तो आप क्या करें, अपनी कार को टोटली बंद करके रखें। क्यों, उस समय कार एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी और उसकी इलेक्ट्रिसिटी अंदर नहीं आ पाएगी और आप बच जाओगे। तो जब भी कभी लाइटनिंग हो रही हो तो आप कार को कभी मत खुला करके चलाइए उसे, क्योंकि जब कार होगी, जैसे मान लीजिए ये आपकी कार है, बना लेता हूँ मैं तो बहुत अच्छी कार बनाता हूँ, ये बढ़िया वाली कार है, मान लो आपकी, ये बेहतरीन कार है, ठीक है, ये आपकी कार है। तो इस कार में क्या होगा, अगर लाइटनिंग हो भी जाती है तो वो कहाँ पे रहेगा चार्ज, इसकी सरफेस पे रहेगा। तो अंदर जो भी चिंटू मिंटू कैंडी बैठे हुए हैं इसके अंदर, वो सब जो है बच जाएंगे। मान लीजिए यहाँ ये चिंटू कार चला रहा है, ठीक है, ये मिंटी बैठी है इधर, ये सब बच जाएंगे, ठीक है, यहाँ और लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक, ये सारे लोग बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की बाहर होती हैं, और चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर नहीं रहता, चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को फटाफट। हालांकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन फिजिक्स में एरिया वेक्टर हम कैसे यूज करते हैं क्या है। वैसे तो एरिया पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में कैसे यूज करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, देखिए जरा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है। इस सरफेस में मान लीजिए हमने इस सरफेस का एरिया हमने कहा ए है, ये क्या है, ए इज द एरिया ऑफ सरफेस है। मान लीजिए इसमें हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये बहुत स्मॉल एरिया है। इस एरिया का मतलब क्या है, ये डीए एरिया है। कितना एरिया है, डीए। तो इस एरिया का जब हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, सरफेस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द एरिया या परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा, ठीक। जैसे देखिए मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ये मान लीजिए क्या है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे आपने एक छोटा सा एरिया डीए ले लिया है, ये कैसा एरिया, डीए है। तो इस डीए की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ये डीए बाहर की तरफ। अगर आपने यहाँ पे एक छोटा एरिया डीए ले लिया तो इसमें भी कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी डीए। अगर आपने यहाँ छोटा एरिया ले लिया तो भी कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो कुल मिला के जितनी भी सरफेस होती हैं उन पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। नोट कीजिए इसे फटाफट। अगला वाला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, से गॉस लॉ की यहीं से शुरुआत हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी का गॉस थ्योरम तो है ना तुम्हारे सिलेबस। अच्छा, एक चीज कटी हुई है, याद आ गया मुझे, एक चीज कटी हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जरा से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरा एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ में आया इस डेफिनेशन से, ठीक है। तो लिखिए जरा, डेफिनेशन लिखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
the electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through that area। देखिए वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक कोई सरफेस है, मान लीजिए आपकी क्या है, कोई एक सरफेस है, ये आपकी सरफेस है। अब इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, जैसे मान लीजिए एक ये फील्ड लाइन, इसमें कितनी फील्ड लाइन आपकी पास हो रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही, इन फील्ड लाइंस की काउंटिंग को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती तो है नहीं है, काउंट करने की तो बात छोड़ो। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं? आपसे कहा जाए आप काउंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि जितनी इलेक्ट्रिक, आप देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पासिंग नॉर्मली टू दैट एरिया। मतलब परपेंडिकुलरली कितनी पास हो रही है, तो भाई बताएगा कौन कितनी पास हो रही है, तो ये तो बता नहीं सकते। तो जब इसे हम बता नहीं सकते तो देखिए कैसे फिर फॉर्मूला जनरेट होता है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले जनरलाइज करने जा रहे हैं अब इस चीज को, तो इसलिए हमने जो है इसे अलग डायग्राम बनाया। हमने क्या किया इसमें कि ये है, और हमने यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो ऐसे ले ली। देखिए जैसे मान लीजिए ये फील्ड लाइंस हैं। अब ये फील्ड लाइंस, इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर ये है, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, और इसमें हमने छोटा एरिया वेक्टर ले लिया, कितना, सिर्फ इतना। हमने कहा सिर्फ इतने एरिया से बताओ कितना फ्लक्स जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर चला गया इससे। तो ये एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो देखिए अभी आपसे कहा गया था कि कितनी फील्ड लाइंस एरिया से पास होंगी, कितनी फील्ड लाइंस एरिया से पास होंगी। तो हमने क्या करेंगे, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाता है E इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमने कॉस थीटा क्यों लगाया है, इसे हम फ्लक्स बोलते हैं। ये हमने कॉस थीटा क्यों लगाया, क्यों, अभी आपसे बोला गया था कि आपको जो एरिया है वो ये नहीं लेना, वो एरिया लेना है जो क्या हो, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। तो इस एरिया के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर होगा डी ए कॉस थीटा और एक इधर होगा, वो क्या होगा, डी ए साइन थीटा होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जो आपका जो रेड वाला एरिया है, इसके दो कंपोनेंट, एक डी ए कॉस थीटा और एक डी ए साइन थीटा। अब हमने डी ए कॉस थीटा ही क्यों लिया, डी ए साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो डी ए साइन थीटा जो है, बात को ध्यान समझिएगा, मैं इसको थोड़ा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो डी ए कॉस थीटा है उसका सरफेस है ये,
ये डी ए कॉस थीटा हो गया, ये डी ए कॉस थीटा, इसका सरफेस है ये, और जो डी ए साइन थीटा है उसका सरफेस है ये डी ए साइन थीटा है, उसका सरफेस है ये। ठीक है, तो जो ये वाला सरफेस है, कौन सा, ये वाला सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाला सरफेस है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ वाला सरफेस है, तो ऐसे समझ में आएगा, देखो जरा, ये ऐसे है, ऐसे, ये है डी ए साइन थीटा, डी ए, ये साइन थीटा है ऐसे, ये डी ए साइन थीटा है ये। ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस साइड में है, देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया देखो, दोनों के बीच अगर एंगल देखोगे तो दोनों 0 डिग्री हो गया। लेकिन जो ये वाला तुम्हारा एरिया है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलरली पास हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल पास हो रही है। ठीक है, इसमें एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए डी ए कॉस थीटा आपका फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डी ए साइन थीटा फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पासेस थ्रू द सरफेस, नॉट पैरेलली पासेस थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पैरेलल पास हो रही थी, यहाँ परपेंडिकुलर पास हो रही है। यहाँ पासिंग कैसी है, यहाँ पे है पैरेलल पासिंग, यहाँ पे पैरेलल पासिंग है, और यहाँ पे कैसी पासिंग है, परपेंडिकुलर पासिंग है। तो हम कौन सी लेंगे, डी ए कॉस थीटा लेंगे। इसीलिए हमारा फ्लक्स क्या होता है, डी ए कॉस थीटा होता है। हालांकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी और है भी, क्यों, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा है, इसलिए जो फाई होता है ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। मतलब ई और डी ए वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसे नोट कर लीजिए। याद कीजिए, जो टॉर्क था वो पी साइन थीटा था, इसलिए क्रॉस लिया गया था। यहाँ ई डी ए कॉस थीटा, इसलिए यहाँ डॉट लिया जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे आप एक काम करिए, इसे डी फाई लिखिएगा, डी फाई। ठीक है, क्या लिखोगे, डी फाई। डी फाई क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया हमने यहाँ छोटा लिया हुआ है, और अगर हम मान लीजिए यहाँ से डी हटा देते हैं, सिर्फ फाई कर देते हैं, तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ई डी ए कॉस थीटा, ये भी नोट कर लीजिएगा। आप इधर से डेरिवेटिव बताओगे तो यहाँ क्या लगाओगे, फाई लगाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सर्किल ऐसे लगा देते हैं, सर्किल का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसका ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस को। आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली।